जय हिंद दोस्तों। आज विजन आईएएस टेस्ट सीरीज नंबर 2 के बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 51, यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से व्यापक महत्व के किसी विषय पर विधिक परामर्श लेना चाहता है तो कथन ये है, उच्चतम न्यायालय स्वयं को विधि शक्ति मान सकता है। ये कथन गलत है। राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना पड़ता है। ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन है, उच्चतम न्यायालय परामर्श देने से इनकार कर सकता है। ये कथन सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें पहला है, यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया या उत्पन्न होने की संभावना है जो व्यापक महत्व का है, ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है या देने से इनकार भी कर सकता है, जो इस कथन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसलिए यह कथन सही हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ही विकल्प सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, तीसरा संसद और चौथा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। भारत का संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित करता है। वास्तव में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय या उच्चतम न्यायालय के बीच अंतरों का विचार कीजिए। पहला कथन है, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। यह कथन सही है, क्योंकि भारतीय उच्च न्यायालय इसकी आरंभिक अधिकारिता फेडरल मामलों तक ही है और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में इसकी आरंभिक अधिकारिता में न केवल फेडरल मामलों तक आते हैं, बल्कि नौसेना, समुद्री और राजदूत मामलों में भी शामिल होते हैं। दूसरा कथन है, दोनों न्यायालयों का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है। यह कथन गलत है, क्योंकि भारतीय उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक, सिविल और दंडिक मामले भी शामिल होते हैं, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। तीसरा कथन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार हैं, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के पास कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। यह कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय है। ये कथन सही है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो कैबिनेट का एक छोटा निकाय है, इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें केवल मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। इस प्रकार यह मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा होता है। यह नीतिगत निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है। ये निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होता है। दूसरा कथन है, इसकी शक्तियाँ और कार्य संविधान में परिभाषित है। यह कथन गलत है। इसे अगर वर्तमान में देखा जाए तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल को केवल यह कहते हुए परिभाषित किया गया है कि वह परिषद है जिसमें प्रधानमंत्री और अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त किए गए मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन इसमें मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया है। कथन 3 है, यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है तथा इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी होता है। ये कथन सही है। यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है और उनकी सलाह उन पर बाध्यकारी होती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना बाध्यकारी कर दिया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, द्विसदनी विधायिका के मामले में राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में हो। ये कथन गलत है, क्योंकि राज्यपाल का आदेश जारी करने की शक्ति उसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता है तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। द्विसदनी विधानमंडल के मामले में वह किसी एक सदन के सत्र में न होने की स्थिति में भी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। दूसरा कथन है, उसे अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्वों से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त होती है। ये कथन सही है, क्योंकि राज्यपाल को अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त है। इसके कार्यकाल के दौरान उसे व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में किसी दंडिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता से ग्रस्त हो जाती है? इसमें देखें तो पहला कथन है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यह कथन सही है, क्योंकि यदि निर्दलीय रूप में चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी संसद की सदस्यता निर्हरता से ग्रस्त हो जाती है। दूसरा कथन है, यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब होगा, न कि 6 माह के पहले। इसमें पहले लिखा हुआ है। तीसरा कथन है, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता पर त्याग कर देता है जिससे वह संबंधित था। यह कथन सही है। यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है जिससे वह चुनाव से ठीक पहले संबंधित था, तो दल बदल कानून के निम्नलिखित उपबंधों के तहत कोई सदस्य निर्हरता से ग्रस्त हो जाता है, जिसमें यह शामिल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाहकारी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी सलाहकारी समिति के लिए निर्वाचनों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यह कथन सही नहीं है। मतदाता सूची तैयार करने तथा सहकारी समिति के लिए निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण ऐसे निकाय में निहित होता है जो विधानमंडल द्वारा विहित किया जाता है। कथन 2 है, किसी सहकारी समिति के निर्देशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। यह कथन सही है। बोर्ड उतने निर्देशकों से मिलकर बनेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा विहीन किए जाएं, लेकिन किसी भी सहकारी समिति के निर्देशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। तीसरा कथन है, सहकारी बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं प्रतिनिधि होंगी। यह भी कथन सही है। यदि किसी सहकारी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग के सदस्य हैं तो राज्य विधानमंडल ऐसे प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और महिला के लिए 2 सीट के लिए आरक्षण का प्रावधान करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करना। यह सही है, क्योंकि अगर जो देखें राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है जिसके द्वारा वह संसद द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देने से मना कर सकता है। यह धन विधेयक के अतिरिक्त है या अनुमति रोक सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार करने हेतु संसद को लौटा सकता है। इसलिए किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा कथन है, यह लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं हो तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यह भी कथन सही है। जब आम चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तो राष्ट्रपति के पास ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तीसरा कथन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना। यह कथन गलत है,
क्योंकि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य विधानमंडल के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए संसद की क्षेत्रीय अधिकारिता असीम प्रकृति की है। यह कथन गलत है, क्योंकि संसद को प्राप्त समग्र शक्ति संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी एक भाग के लिए वास्तव में असीम शक्ति प्रकृति की नहीं है। दूसरा कथन है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य के बाहर लागू नहीं हो सकते। यह भी कथन गलत है, क्योंकि एक राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। किसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून उस राज्य के बाहर के क्षेत्र में भी लागू नहीं होते, सिवाय उस स्थिति में जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका तात्पर्य है कि, देखते हैं इसका तात्पर्य क्या है। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। ये कथन सही है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। यह भी कथन सही है, क्योंकि अगर ये देखें, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास 2 शक्तियाँ होती हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं उसकी कार्यवाही को सर्वकालिक स्मृति एवं साक्ष्य के रूप में अभिलेख किया जाता है, और दूसरा शक्ति यह है कि उसके पास न्यायालय की अवमानना के लिए 6 माह तक की साधारण कारावास या 2000 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों से दंडित करने की शक्ति है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में शामिल है? अगर जो देखा जाए तो 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित 29 विषय पंचायतों के दायरे में रखे जाते हैं, जिसमें कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, लघु वन उपज, खाद्य, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण जलावास, पेय जल, ईंधन और चारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब है। तो अगर इस विकल्प में देखें तो कृषि भी है, और खाद्य, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग भी है, और गंदी बस्ती सुधार एवं प्रयोतन ये नहीं आता इसमें, तो इसको खारिज कर देंगे। और चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी है। तो इस नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं, और सभी संसद सदस्य ये नहीं शामिल होते हैं, क्योंकि कार्यकारी शाखा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। संसद सदस्य केंद्र सरकार की विधायी शाखा में शामिल होते हैं, न कि कार्यकारी शाखा में शामिल होते हैं, इसलिए संसद सदस्य इसमें नहीं आएंगे और महान्यायवादी इसमें आएंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? इसमें पहला कथन है, इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि विभागीय स्थायी समितियों के सदस्य अध्यक्ष सभापति द्वारा संबंधित सदस्य के सदस्यों में से नाम निर्देशित किए जाते हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। दूसरा कथन है, यह संबंधित मंत्रालयों के अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती है और बजट में कटौती का सुझाव भी दे सकती है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि ये समितियां अपनी रिपोर्ट में कटौती की प्रकृति का कोई सुझाव नहीं दे सकती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ और वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करने में सहायता की। उन्होंने मेहर मुनीर नामक नाटक
और द ब्रोकन विंग नामक कविता की रचना की थी, जिसे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत की पहचान कीजिए। अगर जो देखा जाए इसमें, तो ये पूरा प्रसंग सरोजिनी नायडू के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारत में उनका 143वां जयंती की स्मृति के रूप में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत गाडगे बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अवध क्षेत्र के एक समाज सुधारक थे। यह कथन गलत है, क्योंकि संत बाबा गांगडे महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे और डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन थे। दूसरा कथन है, उन्होंने संत कबीर और रैसात की परंपरा का अनुसरण किया था। यह कथन सही है, क्योंकि वह संत कबीर और रैसात की परंपरा के ही थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 66 करना है। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध नहीं है? इसमें देखा जाए तो पहला कथन है, गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना, यह इसके उपबंध में आता है। दूसरा कथन है, राज्य वित्त आयोग का गठन करना, ये भी है। तीसरा कथन है, पंचायत में संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये नहीं है। अगर जो देखा जाए 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कुछ अनिवार्य और कुछ स्वैच्छिक उपबंधों का प्रावधान करता है। ये उपबंध निम्नलिखित हैं, जिसमें किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन है, जो इसलिए विकल्प ए सही नहीं है। इसमें ये लिखा हुआ है कौन सा उपबंध नहीं है, तो ये इसमें दिया हुआ है 73वें संविधान संशोधन में। और 73वें संविधान संशोधन में भी राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया गया है। तो पहला और दूसरा है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्त करने के संभावित कारण हैं? पहला कथन है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव को रोकना। यह कथन सही है, क्योंकि यदि कोई राज्यपाल प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाता है तो वह स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ माना जा सकता है। इससे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव होगा। दूसरा कथन है, निर्वाचन प्रणाली में होने वाले निर्वाचक व्यय को घटाना। यह भी कथन सही है, क्योंकि निर्वाचन में होने वाला व्यय राज्यपाल में निहित शक्तियों के अनुपात से अधिक होता है। तीसरा कथन है, यह राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करेगा। यह भी कथन सही है। राज्यपाल को लोकप्रिय समर्थन के कारण उसके चयन के लिए निर्वाचन की पद्धति को अपनाना राज्य में अलगाववादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर सकती है, इसलिए यह कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता और सलाह के लिए कार्य करना अनिवार्य है। ये कथन सही है, क्योंकि अनुच्छेद 74 के 1 में उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दूसरा कथन है, जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तब राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कार्य करता है। ये कथन गलत है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए सदैव एक मंत्रिपरिषद होगी। जब भी कोई मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तो वह कार्यवाहक सरकार के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक कि नई मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण न कर ले। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित
शामिल होते हैं। अगर जो देखें तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य केवल निर्वाचित होते हैं, नाम निर्देशित वाले नहीं। और दूसरे होते हैं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी सिर्फ निर्वाचित होते हैं, जो नाम निर्देशित होते हैं वो नहीं। और तीसरे वो होते हैं जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्य ये गलत है। दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये सही है। तीसरा है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और चौथा है विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है। तो इस नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें संसद के सत्र के दौरान सिविल और दंडिक दोनों अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह कथन गलत है, क्योंकि संसद सदस्यों को संसद सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पूर्व और सत्र की समाप्ति के 40 दिन पश्चात तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में है, न कि दंडिक अपराधों में। यह निवारक निरोध के मामलों में भी है, तो इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में निर्णय करने का अंतिम अधिकार संसद के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। यह कथन सही है। किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन के मामले में निर्णय करने की अंतिम शक्ति यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा, और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति के पास होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा और संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगर जो देखें संविधान के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में इनका निर्णय राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्यभार को आधार पर समय समय पर उनके न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता रहता है। तो इस आधार पर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है? हाल ही में भारत और ओमान अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 जो 2022 में हुआ है, वायुसेना स्टेशन जोधपुर पर सफलपूर्वक आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? पहला है उसे वह सभी उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को उसके आधिकारिक कृत्यों के लिए उपलब्ध हैं। ये गलत है, सॉरी, ये कथन सही है। दूसरा कथन है यह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता रहता है। ये कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद पर कर्तव्यों का पालन नहीं करता। इस अवधि के दौरान वह उन कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। तो इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। वह कोर्ट मार्शल को दंड को क्षमादान कर सकता है। जब राष्ट्रपति के पद पर है तो वह राष्ट्रपति के भांति काम करेगा, तो यह कर सकता है। तीसरा कथन है, चौथा कथन, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जब राष्ट्रपति का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी कर लेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 पेशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस अधिनियम के उपबंध केवल उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर लागू होते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि यह संविधान के पंचायत संबंधी भाग 9 के उपबंध को कुछ संशोधन और अपवाद के साथ अनुच्छेद 244 के उपखंड 1 के अंतर्गत 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के तहत विस्तारित किया गया है, जो 10 राज्यों
में निम्नलिखित जो 10 राज्यों में है, जो ये 10 राज्य हैं, इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है। दूसरा कथन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंध के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय हैं। यह भी कथन गलत है। पंचायती राज मंत्रालय इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, न कि ग्राम विकास मंत्रालय। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे अस्थायी मितव्ययित समिति कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष सभी मंत्रालयों और विभागों की जांच करता है। यह कथन गलत है क्योंकि यह बजट अनुमानों की जांच कर संसद द्वारा उन पर मतदान के बाद ही करती है, न कि उनसे पहले। दूसरे कथन में ये लिखा हुआ है कि यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद करती है। ये बाद नहीं करती है, उनके पहले बाद ही करती है, पहले नहीं करती है। इसलिए ये कथन सही हो जाता है और ये कथन गलत हो जाता है क्योंकि इन समिति को अस्थायी मितव्ययित समिति के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह बजट में शामिल अनुमानों की जाँच करती है और लोक व्यय में मितव्ययी की सुझाव देती है, न कि जाँच करती है। इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यह भी कथन सही है। क्षेत्रीय मंत्री परिषद न कि यह एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक। क्षेत्रीय मंत्री परिषद को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित किया गया है। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था की गई है। हालांकि पूर्वोत्तर परिषद का गठन एक अलग संसदीय निकाय पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया और आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि न्यायाधीश को हटाने का आधार दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता होना चाहिए। दूसरा कथन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है। यह कथन गलत है क्योंकि संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का आधार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के द्वारा अनुच्छेद 239 ए के तहत की गई है। यह कथन गलत है क्योंकि संविधान अनुच्छेद 339 ए के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और विधानमंडल की स्थापना करता है। इसके द्वारा दिल्ली के उच्च न्यायालय हेतु उपबंध नहीं किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 को अधिनियमित करके की गई थी। दूसरा कथन है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु संविधान में संशोधन आवश्यक होता है। यह भी कथन गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 241 में उपबंध किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय समिति के गठन का उद्देश्य नहीं है? इसमें पहला विकल्प है मंत्रिमंडल के कार्य को अधिकता को कम करना। दूसरा है नीतिगत मुद्दों
और प्रभावी मंत्रिमंडल की गहन जांच की सुविधा प्रदान करना। तीसरा है नीति निर्माण और संघीय स्वरूप प्रदान करना। चौथा है मुद्दे को सुलझाना और मंत्रिमंडल के विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अगर देखें तो मंत्रिमंडलीय समिति नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इन समिति में राज्यों की कोई भागीदारी नहीं होती है। इसलिए इसमें विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी नगर पालिका पंचायत के चुनाव को केवल एक निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है। यह निर्वाचन अर्जी निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा सकती है? पहला है उस जिले के जिला न्यायालय को जिसने नगर पालिका या पंचायत संबंधी है। दूसरा कथन है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित किसी प्राधिकारी को। और चौथा है राज्य निर्वाचन आयोग को। अगर जो देखें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिका के चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। यह उपबंधित करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह उपबंधित करता है कि किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसे निर्वाचन अर्जी पर भी प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे अधिकारियों और ऐसे नीति को से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उनके अधीन उपबंध किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर इस संदर्भ में देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित किसी प्राधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य निर्वाचन से भाग लेते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि किसी राज्य में राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव उस राज्य के विधानसभा में केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, इसलिए कथन ये सही नहीं है। कथन 2 है राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष निर्वाचन होते हैं। ये भी कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है। इस प्रकार प्रत्येक दूसरे वर्ष निर्वाचन आयोजित किए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? अगर जो देखें तो केंद्रीय स्थानीय परिषद की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 363 के अंतर्गत किया गया था। इसमें भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्री एवं राज्यों के स्थानीय स्वशासन के मंत्री शामिल होते हैं और केंद्रीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें अगर जो देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवास और शहरी कार्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय शासन की अनिवार्य विशेषता या विशेषताएं नहीं हैं? इसमें पहला है नागरिकों के सक्रिय भागीदारी। विकल्प ए सही है, क्योंकि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सरकारों का गठन किया जाता है। विकल्प 2 में दिया हुआ है प्रशासन की जवाबदेही में वृद्धि। ये भी सही है, क्योंकि अगर जो देखें स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर पर स्थापित सरकार है। स्थानीय सरकार आम लोगों के हेतु निकटतम सरकार होती है। लोगों के लिए सुविधाजनक है कि वे अपने समस्याओं को शीघ्रता और न्यूनतम लागत दोनों के साथ हल करने हेतु स्थानीय सरकार से संपर्क करेगी। साथ ही यह प्रावधान जवाबदेही को बढ़ावा देता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी आम लोगों के लिए सुलभ होते हैं। तीसरा है निर्णय निर्माण का केंद्रीकरण। यह गलत है, क्योंकि देखें स्थानीय सरकार की स्थापना का उद्देश्य निर्णय निर्माण की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है, न कि केंद्रीकरण। इसके अंतर्गत लोग आधारभूत स्तर पर निर्णय निर्माण में शामिल होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र
शरणार्थी अभिसमय 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह गैर प्रतिशोधन के मूल सिद्धांत पर आधारित है, जो इस बात पर बल देता है कि एक शरणार्थी को उस देश में नहीं लौटना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता हो। यह कथन सही है। इसका मूल सिद्धांत गैर प्रतिशोधन है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि शरणार्थी को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता हो। दूसरा कथन है, इसके द्वारा शरणार्थी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और कोई भी व्यक्ति बिना किसी स्थापन के स्वयं को शरणार्थी घोषित कर सकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि अगर जो देखें तो शरणार्थी की स्थिति में संबंधित अभिसमय एक संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय संधि है। इसे वर्ष 1991 में शरणार्थी अभिसमय या 28 जुलाई 1951 के जिनेवा अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। यह संधि शरणार्थी को परिभाषित करती है। इसमें शरण देने वाले व्यक्तियों के अधिकारों एवं शरण देने वाले देशों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तीसरा कथन इसमें दिया हुआ है कि भारत ने वर्ष 2010 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि की है। भारत ने वर्ष 1991 में शरणार्थी अभिसमय या इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। साथ ही भारत के पास राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण ढांचा भी उपलब्ध नहीं है। तो ये कथन गलत हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तटरक्षक बल के कर्तव्य हैं? अगर जो भारतीय तटरक्षक बल औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को भारत के संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किए गए। इनके कर्तव्य कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें कृत्रिम द्वीपों एवं अपतटीय टर्मिनलों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना, समुद्री पर्यावरण एवं पर्यवेक्षण को संरक्षण करना, समुद्री प्रदूषण को रोकथाम एवं नियंत्रण करना और तस्करी विरोधी अभियानों के सीमा शुल्क अधिकारियों एवं अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना। तो इसमें देखते हैं, पहला कथन दिया हुआ है कि समुद्री पर्यावरण का परिरक्षण एवं संरक्षण। दूसरा कथन है समुद्री प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण। तीसरा कथन है तस्करी विरोधी अभियानों एवं सीमा शुल्क अधिकारियों एवं अन्य प्राधिकारों की सहायता करना। ये मैंने तीनों आपको बताया, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ त्योहार दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो इसमें पहला है व्यंजन द्वासमी उड़ीसा, दूसरा मेदाराम जतारा केरल, तीसरा न्यूकुम अरुणाचल प्रदेश। अगर जो देखें तो इसमें व्यंजन द्वासमी उड़ीसा ये सही है, क्योंकि व्यंजन द्वासमी उड़ीसा में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह एक त्यौहार है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में 12वें दिन मनाया जाता है। दूसरा है मेदाराम जतारा। यह कथन गलत है, क्योंकि यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होता है। यह तेलंगाना के आदिवासी समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। तीसरा है न्यू कुंभ अरुणाचल प्रदेश। यह सही है, क्योंकि न्यू कुंभ यूलो अरुणाचल प्रदेश का एक आदिवासी त्यौहार है, जिसे न्यूसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह कथन गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित किया जाना अनिवार्य है।
दूसरा कथन है किसी व्यक्ति को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। यह भी कथन गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। यह कथन सही है, क्योंकि राज्यपाल का पद भारत सरकार अधिनियम 1965 से अपनाया गया है, जबकि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की पद्धति कनाडा के संविधान से ली गई है। दूसरा कथन है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह भी कथन सही है। आमतौर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। हालांकि वर्ष 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने की व्यवस्था प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होती है। अगर जो देखें तो निर्वाचन आयोग सामान्यतः औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने से कुछ सप्ताह पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन हेतु आदर्श आचार संहिता ऐसी घोषणा करने के तुरंत बाद लागू हो जाती है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा कथन दिया हुआ है। जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, ये कथन सही है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। दूसरा कथन है जब किसी सदन के सदस्यों का चुनाव करने हेतु मतदाताओं को आह्वान करने वाली अधिसूचना जारी की जाती है। ये गलत है। दरअसल इसमें कोई विकल्प दिए नहीं है, तो पहला ही कथन सही है, इसको ही सही मान लेते हैं। तो 89 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया है। वे कौन थे? अगर जो हाल ही में देखा जाए तो नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति के नाम पर नरसिंह मेहताई नाम रखा गया। नरसिंह मेहता 15वीं सदी के कवि थे जो भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे एक वैष्णव कवि संत थे जो गुजराती साहित्य में आदि कवि के रूप में पूजनीय है। वे गुजराती साहित्य के अग्रणी कवि थे। तो इस आधार पे इसमें देखते हैं कौन सा सही सूटेबल होता है। वे बॉम्बे के एक व्यापारी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह कथन गलत है। दूसरा है वह वैष्णव संत और गुजराती साहित्य के अग्रणी थे। ये सही है, जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया। तो आगे क्या पढ़ना जब यहीं पे हमें उत्तर पता चल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में विनियोग विधेयक संदर्भ करता है। इसमें पहला कथन है भारत की संचित निधि से निकासी के प्राधिकरण को। ये कथन सही है, क्योंकि अगर देखें संविधान में व्यवस्था की गई है कि विधि सम्मत विनियोग के अतिरिक्त भारत की संचित निधि से किसी भी धन की निकासी नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि विनियोग विधेयक को लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं कर सकती। इसलिए ये सही हो जाता है, बाकी के 3 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। यह कथन गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है। यह भी कथन गलत है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यसभा के लिए सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन संविधान में किया गया है? पहला, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, ये
सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है, अर्थात संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का, जिसमें देखते हैं दूसरा कथन लिखा हुआ है संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, ये भी सही है। तीसरा कथन है संसद के अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार, ये कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 105 में सिर्फ 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 363 राज्य के मध्य केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है, यह कथन सही है। अगर जो देखें तो अनुच्छेद 363 राज्य के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। दूसरा कथन है अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण और सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, यह भी कथन सही है। परिषद किसी विवाद चाहे वो कानूनी अथवा गैर कानूनी हो का निष्पादन कर सकती है, लेकिन इसका कार्य सलाहकारी प्रकृति का है, न कि न्यायालयों के तहत जिनके निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला कथन है शून्यकाल के दौरान संसद किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है, ये कथन सही है। शून्यकाल के दौरान सदस्य किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो उन्हें लगता है कि वह महत्वपूर्ण है, किंतु मंत्री इसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है। दूसरा कथन है प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सभी प्रकार के प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान जो संसद के सत्रों के दौरान प्रतिदिन होता है मंत्री सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, हालांकि वह केवल तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं और तारांकित प्रश्नों के मामलों में उत्तर दिया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने देउचा उमाची कोयला खदान स्थित है? अगर जो देखें तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्योंकि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा देउचा पंचामी कोयला परियोजना के अंतर्गत अपनी भूमि देने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले मुआवजे के पैकेज में संशोधन किया है, इसलिए यह विषय चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती, यह कथन गलत है, क्योंकि ये 15% है, 10% नहीं। दूसरा कथन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यह भी कथन गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, न कि संसद के प्रति। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य इस क्षेत्र में वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह 5% तक बढ़ाना है, ये इसलिए गलत हो जाता है। दूसरा कथन है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में चीन का बाजार हिस्सेदारी विश्व में सबसे अधिक है, यह भी कथन गलत है, क्योंकि चीन का नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का बाजार में हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसका है 36%। तीसरा कथन है इस तकनीक से मानव ऊतक और अंग बनाए जा सकते हैं, यह कथन सही है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को बायो प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है। यह ऊतक और मानव अंगों की जटिल आंतरिक संरचनाएं निर्मित करने में मदद करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह कथन सही है,
क्योंकि देखें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत से समर्थन प्राप्त है, तब तक उसे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। यह भी कथन सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री भी कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए यह कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा के अन्य शक्तियां हैं? पहला है अनुदान मांग पर मतदान, ये सही है। राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, जो कि लोकसभा का अनन्य विशेषाधिकार है। दूसरा कथन है संविधान संशोधन विधेयक पर पुनर्स्थापना, यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। तीसरा कथन है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, यह भी कथन गलत है। राज्यसभा केंद्र और राज्य दोनों के लिए नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312 के तहत के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, यानी केवल 1। इस तरह से हम बीजान का टेस्ट सीरीज नंबर 2 को समाप्त कर चुके हैं। अब लगाएंगे दृष्टि IAS का टेस्ट सीरीज नंबर 3। धन्यवाद।